एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़ में अपने सभी मित्रों का मैं पीसी यादव हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एग्ज़ाम पॉइंट सीरीज़ के अंतर्गत चर्चा सार्वजनिक उपक्रम समिति द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। सार्वजनिक उपक्रम समिति द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इस समिति के विचारों का प्रतिपादन जीवी मावलंकर ने किया था। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर उक्त समिति का गठन हुआ। मित्रों, हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब ने इस समिति के विचारों का प्रतिपादन किया था और 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियोज़ में ये भी देखे हैं, मैंने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति का जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया है, जिसका डिटेल आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने ये बताया था कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और वो 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं, और लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, और इस समिति में जो सार्वजनिक उपक्रम समिति यहाँ भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनका भी चयन वैसे ही किया जाता है जैसे अन्य दोनों समितियों में किया जाता है। इस समिति में भी किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जैसा कि सभी समितियों को होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। जो समिति के मेंबर होते हैं, उन्हीं मेंबरों में से लोकसभा अध्यक्ष किसी एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। समिति के कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। नंबर 2, इस बात का पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्य प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। नंबर 3, लोकसभा के नियमों में भी निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों की प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। नंबर 4, सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसके सुपुर्द किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समिति की भूमिका की प्रभावकारिता की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इनको जो कार्य दिए गए हैं उसमें भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वो सीमाएं क्या हैं? नंबर 1, यह 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले नहीं ले सकती। इसकी भी एक सीमा ये है कि यह 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक जो सार्वजनिक उद्यम हैं उनके जांच के मामले को नहीं ले सकती। नंबर 2, इसका कार्य सब परीक्षण की तरह होता है। यहाँ सब की जगह सब पढ़ा जाए। जैसे सब का पोस्टमार्टम होता है, वैसे ही यह समिति परीक्षण कार्य करती है। नंबर 3, यह तकनीकी मामलों की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते। जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं जहां तकनीकी मामला होता है, उसकी जांच यह समिति नहीं कर सकती, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते। नंबर 4, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के लिए होती हैं, मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं। जो इसकी अनुशंसाएं होती हैं, जो सिफारिशें होती हैं, वो परामर्श के रूप में होती हैं। वहाँ परामर्श किया जाता है, न कि मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी है। समिति ऐसी सरकारी कंपनी की लेखाओं की भी जांच करती है जिसको लेखा कंपनी अधिनियम के तहत सदन के पटल पर रखा जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। ध्यातव्य है कि उक्त तीनों वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य करती हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये जो तीनों समितियां हैं, ये अपव्यय को रोकती हैं। कहीं से भी किसी भी एंगल से अगर सार्वजनिक धन का अपव्यय किया जाता है तो ये अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपती हैं।
आप यदि पहली बार हमारे वीडियो से रूबरू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन टच करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।